हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिजर्वायर एंड डैम। देखो गाइस, आज मैं एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, बेसिकली आप इसको अधिकतर कोई बच्चा उसको पढ़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डैम के क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको क्लियर नहीं होते। तो देखो गाइज, आज मैं आपको डैम का कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है गाइज, आपको जस्ट समझना है। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोज को और बेल आइकन पर क्लिक कर दिए, ठीक है, जिससे मेरे नए नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं आज रिजर्वायर एंड डैम। देखो गाइज, रिजर्वायर होता क्या है, रिजर्वायर और डैम होता क्या है बेसिकली पता नहीं होता। ठीक है, रिजर्वायर को हिंदी में बोलते हैं जलाशय, ठीक है, जलाशय। और डैम होता, डैम को बोलते हैं बांध। ठीक है, तो आज मैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगा कुछ। देखो क्या होता है, जो नदी होती है, नदी तो सब जानते हैं, नदी की धारा, ठीक है, जो नदी होती है, नदी की धारा के पानी की मात्रा, जो नदी होती है उसके पानी की धारा की जो मात्रा होती है प्रवाहित करने के लिए नदी के पानी को रोककर एक कृत्रिम झील बना दी जाती है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि नदी का पानी जो होता है उस पानी को रोककर एक कृत्रिम झील बना दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? और नदी की धारा के लंबवत, और जो नदी होती है उसकी धारा के लंबवत दिशा में एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती है। जैसे ये नदी है, ठीक है, इसके पानी को रोककर, इसके पानी को हमने यहाँ पे रोक दिया तो ये क्या बन गई, एक झील बन गई इस तरीके की यहाँ पे। ठीक है, नदी के पानी को रोककर, ठीक है, एक झील बना दी जाती है। और नदी की धारा के लंबवत, जो नदी की धारा थी ना, इसके लंबवत ये एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती है, ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस दीवार को क्या बोलते हैं? हम डैम बोलते हैं। ठीक है, ये डैम क्या करती है बेसिकली पानी के बहाव को रोकती है। ठीक है, तो डैम क्या हुआ? डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नदी में बह रहे पानी को रोकता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद आता है, और जो ये झील थी, जो झील बनाई थी पानी को रोककर, झील को क्या बोलते हैं? रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? देखो और बेसिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोई क्या हो गया? डैम हो गया। ये क्या है? आपका डैम है। और ये जो पानी स्टोर किया हुआ है इसके पीछे, इसको क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पानी का उस पर प्रेशर कितना लगता है, डैम की इंटेंसिटी कितनी होती है, ये सब रिस्टोरिंग मूवमेंट और टर्निंग मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो हम थोड़ा अभी देखेंगे। ठीक है गाइस, उससे पहले हम थोड़ा इसको थ्योरेटिकल पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो बात आती है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्वायर। आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, थोड़ा थ्योरी है, मैं दिखाऊंगा थोड़ा। ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्वायर, ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्वायर क्या होता है? ऑब्जेक्ट बोले तो उद्देश्य, एक तरीका क्यों बनाया जाता है रिजर्वायर, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, इंजीनियरिंग में इसकी जरूरत क्या है वो बता सकते हैं? देखिए क्या होता है, जो संपूर्ण वर्ष होता है, पूरा टोटल ईयर जो होता है, टोटल ईयर में जो सिंचाई की जाती है उसके लिए पानी स्टोर रहता है। ठीक है, यदि कहीं पानी की कमी लगती है तो यहाँ से पानी प्रोवाइड कर लिया जाता है। समझ में आ गया? यानी कि जो सिंचाई होती है, सिंचाई के लिए पानी स्टोर रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसका पहला उद्देश्य था। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या होता है? हाँ, जल विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन, जैसे बिजली वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन में।
बिजली वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है, जो टरबाइन वगैरह चलते हैं इनमें, है ना। हाँ, फिर थर्ड है इसका, हाँ थर्ड है इसका, देखो डियर स्टूडेंट्स, मैदानी क्षेत्रों को बाढ़ से बचाना। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं बाढ़ से, जो फ्लड होते हैं उनसे सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं, यानी कि बाढ़ का खतरा नहीं रहता। जो पानी स्टोर रहता है वो स्टोर रहता है, उसको बाढ़ का कोई खतरा नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ इसके रिजर्वायर थे, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्या होता है, एक तो जो सिंचाई की जाती है उसके लिए पानी हमेशा प्रोवाइड रहता है ना। बिजली बनाने में जितना पानी यूज करता है वो भी प्रोवाइड रहता है। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वे क्या होते हैं, वे एक तरीके से सेव रहते हैं, बाढ़ वगैरह नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ रिजर्वायर। लॉस ऑफ रिजर्वायर, लॉसेज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है लॉसेज। लॉसेज देखिए, जो क्षेत्र की जो भूमि होती है, यानी कि जहां रिजर्वायर बनाया जाएगा, जिस क्षेत्र में रिजर्वायर बनाया जाएगा, है ना, चाहे वो तुम्हारी संपत्ति हो, गांव हो, कस्बा हो, कुछ भी कहीं पे बनाया जा सकता है। तो उस क्षेत्र में क्या होता है, वो सारा एरिया यदि जो डैम वो होता है रिजर्वायर टूट जाए तो सारा सारा क्या हो, वाटर लॉक्ड हो जाता है, एक तरह का दलदल बन जाती है वहां पे, है ना। तो सारा एरिया क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है वो। ठीक है, तो ये लॉस होता है जनरली इसका। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ऑफ डैम। ऑब्जेक्ट ऑफ डैम, ऑब्जेक्ट ऑफ डैम क्या होता है, यानी कि डैम बनाया है, डैम को बनाने का उद्देश्य क्या है, बेसिकली हम ये जानेंगे। देखो, डैम के बारे में छोटी सी बात होती है, यदि सिंगल पर्पज के लिए यूज किया जाता है डैम, यदि सिंगल पर्पज के लिए यूज किया जाता है डैम, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल इरिगेशन पर्पज बोल सकते हैं। सिंगल इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल पर्पज डैम। सिंगल पर्पज डैम। ठीक है भाई, ओनली कर सकते हो, ओनली इरिगेशन पर्पज के लिए, यानी जो केवल सिंचाई के लिए यूज किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सिंगल पर्पज डैम बोलते हैं। और जो मल्टी मतलब मोर देन वन के लिए यूज किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, मल्टी पर्पज डैम बोलते हैं। ठीक है, सिंगल पर्पज डैम और मल्टी पर्पज डैम क्लियर हो गया। तो मल्टी पर्पज डैम कौन कौन होते हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध सुना होगा आपने, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, सुना है, भाखड़ा नागल बांध। एक सुना होगा कालागढ़ बांध। तो ये जो बांध होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, बहु उद्देश्यीय डैम होते हैं। ठीक है, मल्टीपल पर्पज डैम होते हैं। तो सिंगल पर्पज डैम बता सकते हो कौन सा होता है, नागल, जो नगल में है एक डैम, वो क्या है, सिंगल पर्पज के लिए यूज किया गया है। समझ में आ गया गाइस। अब आते हैं इनका पर्पज पे, इनका पर्पज क्या था। देखो, सबसे पहले जो पर्पज है वो स्टोरेज का है, जो स्टोरेज, जल भंडारण, वाटर स्टोरेज। ठीक है, दूसरा आता है क्या, पन विद्युत उत्पादन, पन विद्युत उत्पादन में, समझ रहे होंगे, अभी और अच्छे से समझाऊंगा, लिख लीजिए आप पहले। पन विद्युत उत्पादन हो गया। उसके बाद आता है बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, आप जस्ट नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन समझ में आता है। हाँ, और फिर होता है मनोरंजन स्थल, मनोरंजन स्थल। देखो क्या होता है, ये होते हैं बेसिकली उद्देश्य होते हैं डैम के। ठीक है, जल भंडारण, जल भंडारण क्या होता है, जैसे यदि कहीं सूखा पड़ जाता है, ठीक है, जैसे पानी की कमी हो जाती है या फिर नदी सूख जाती है, ठीक है गाइस, तो पानी यहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है।
जल भंडारण जो क्या है यहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए एक इसका एक उद्देश्य होता है। दूसरा होता है विद्युत उत्पादन में, है ना, जो टर्बाइन वगैरह चलते हैं उसके लिए कंटिन्यू चलती रहती है, लाइट बनाने में इसका यूज किया जाता है। और बाढ़ नियंत्रण, जो बाढ़ वगैरह भी नहीं आती उसका कंट्रोल होता रहता है, ठीक है। मत्स्य पालन, मछली पालन भी किया जाता है। तो मनोरंजन साइड को देखने में बहुत सुंदर लगता है वहाँ के दृश्य। तो ये कुछ पर्पज होते हैं गाइस, ठीक है, ये बेसिकली आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है बांध के लिए साइट सिलेक्शन। जो डैम होता है उसके लिए साइट सिलेक्शन कैसे किया जाता है, हेडिंग कर लो, साइट सिलेक्शन फॉर डैम। साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन फॉर डैम, ठीक है। जब हम डैम बनाते हैं सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डैम कहाँ पे बनाना चाहिए, कहाँ सही रहेगा, किस धारणा को दिमाग में रखते हुए बनाते हैं। वो देखो क्या चीज होती है। सबसे पहले होती है कि नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ रिवर। नदी की चौड़ाई देखी जाती है कि कितनी हमें चौड़ाई रखनी है, ठीक है। क्योंकि नदी की चौड़ाई कितनी है उसी बेस पर ही हम डैम का जो है वो साइट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नदी में पानी उसी हिसाब से फॉलो होगा जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी, ठीक है। उसके बाद आता है बेस। बेस, ठीक है, जैसे चौड़ाई बढ़ेगी तो उसका बेस भी क्या होगा उसी हिसाब से रखा जाएगा डैम का, ठीक है। फिर मटेरियल, मटेरियल क्या, ये क्या लिख रहा है मटेरियल, ये समझो क्या है, समझ में नहीं आया। देखो मटेरियल क्या है, डैम ऐसी जगह प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिससे जो मटेरियल है वो आसानी से प्रोवाइड किया जा सके, कोई आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि फैक्ट्री मतलब यहाँ पे है उसकी मटेरियल की, और पता लगा 1 किलोमीटर दूर या फिर 10 किलोमीटर दूर है तो प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये थोड़ा नजदीक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आसानी से मटेरियल प्रोवाइड भी किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 4 होता है अप्रोच। अप्रोच क्या होती है, अप्रोच क्या होती है, अप्रोच होती है पहुंच एक तरीके से। जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, उससे कितनी दूर हुआ डैम से, है ना। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वहां से, मतलब एक तरीके के अंडर में होना चाहिए, ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए, वो डिस्टेंस वाली बात आती है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है अप्रोच, उसकी आसान होनी चाहिए, सिंपल इजी होनी चाहिए। अप्रोच क्या होती है, इजी होनी चाहिए। नंबर 5 आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, अब ये टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी होता है हिंदी में स्थल आकृति, ठीक है। उसकी स्थल आकृति कंडीशन क्या होती है, वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे यदि मैं कहूँ चौड़ाई ज्यादा होगी तो ज्यादा पानी स्टोर होगा, चौड़ाई कम होगी तो कम पानी स्टोर होगा। तो वो स्थलाकृति के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है, उसकी स्थलाकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आता है बात साइट सिलेक्शन फॉर रिजर्वायर। साइट सिलेक्शन फॉर रिजर्वायर। अब मेरे को रिजर्वायर बनाना है तो उसके लिए साइट सिलेक्शन कैसे करूंगा, कौन कौन से पॉइंट हो गए, कौन कौन से टॉपिक्स हो गए जिनको मैं ध्यान में रखूंगा। तो देखो गाइस, सबसे पहला आता है जल संचयन, जल का जो संचयन करते हैं। उसके बाद आता है एडिशन वगैरह चेक करते हैं, उसका आधार आकार चेक करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए आप नंबर 1 जल संचयन, नंबर 2 आधार, नंबर 3 रिशन, नंबर 4। देखो भाई ये आपको जस्ट नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये आपके जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, आप इनको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है गाइस। लवन क्षेत्र, और इसके बाद आता है निकास। तो ये सब पॉइंट्स जो होते हैं हमें इनको ध्यान में रखना होता है साइट सिलेक्शन फॉर डैम के लिए, ठीक है गाइस। आई होप दैट ये अच्छे से आपके क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में अपने डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम,
डैम का क्लासिफिकेशन होता है। देखो क्लासिफिकेशन जो होता है डैम का काफी तरीका का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम क्या होता है? देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम जो होता है वो बहुत सारे तरीके का हो सकता है, यानी कि लिख सकते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द डैम आर द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ लिख सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ठीक है। पहला तो जो हाइट होती है उसके आधार पर कितने तरीके का होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल होता है वो कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, उपयोगिता, ठीक है, उपयोग के आधार पर कितने तरीके के आ सकते हैं। फिर आता है बियरिंग वाटर स्ट्रेस, बियरिंग वाटर स्ट्रेस, जल धारण प्रतिबल, जल धारण प्रतिबल, बियरिंग वाटर स्ट्रेस में पर्पज लिख लीजिए आप, पर्पज, ठीक है। फिर आता है रिजिडिटी, दृढ़ता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजिडिटी, ठीक है गाइस। तो ये 5 तरीके के होते हैं जनरली। तो हाइट बात आती है, हेडिंग डाल लीजिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हाइट के आधार पर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं जनरली, हाइट के आधार पर 2 तरीके के होते हैं, एक तो बिग और एक स्मॉल, ठीक है, बड़ा डैम और छोटा डैम, यानी कि हाई डैम और लो डैम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हाई डैम और लो डैम कैसे डिफाइन करते हैं? देखो भाई एक जस्ट फॉर्मूला होता है, स्मॉल h इक्वल टू एफ अपॉन 1 प्लस रो इंटू छोटा w, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इनकी हाइट निकालते हैं। एफ क्या है यहाँ पे? एफ क्या है? एफ है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक वेट, रो क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट है डब्ल्यू, और ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद हम हाइट निकाल सकते हैं, और हाइट के आधार पर हम बता सकते हैं कि हाई लो डैम है या फिर लो डैम है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। और नेक्स्ट आता है मटेरियल के आधार पर। मटेरियल के आधार पर कौन कौन से तरीके होता है? देखो गाइस मटेरियल के आधार पर होता है जैसे कि अर्थ डैम, मिट्टी के डैम होते हैं, ठीक है। रॉक फिल डैम, रॉक फिल जो चट्टान टाइप में होते हैं, ठीक है। और मैसनरी, कंक्रीट, स्टील, टिम्बर, ये सब क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं, ठीक है। लिख लोगे? लिख लीजिए आप। अर्थ डैम होता है, अर्थ डैम हो गया। उसके बाद रॉक फिल हो गया, कंक्रीट का हो गया, टिम्बर के हो गया, ठीक है, स्टील के हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके मटेरियल के डैम है, ठीक है। बात आती है यूज के आधार पर। यूज की जब हम यूज करते हैं तो उसके आधार पर कितने तरीके के होते हैं? यूज के आधार पर होते हैं स्टोरेज, डिटेंशन होता है आपका टाइम से होता है, टाइम से निर्भर किया जाता है इसका, ठीक है। एक डाइवर्जन होता है, डाइवर्जन, डिटेंशन और स्टोरेज, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। बात आती है बेयरिंग वाटर पर्पज। बेयरिंग वाटर पर्पज के आधार पर कितने तरीके का होता है? हाँ, ग्रेविटी डैम लिखते रहिए आप, ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी डैम हो गया। और आर्च डैम होता है, आर्च डैम होता है। और एक बटर, BUTTERS, बटर्स डैम। बटर्स डैम इंपॉर्टेंट है, पुस्ता बांध बोलते हैं हिंदी में, पुस्ता पढ़ा होगा तुमने, पुस्ता बांध, ग्रेविटी डैम और आर्च डैम, ठीक है। बात आती है रिजिडिटी की। रिजिडिटी के आधार पर कितने तरीके का होता है? रिजिडिटी के आधार पर होता है रिजिड डैम और फ्लेक्सिबल डैम, 2 तरीके का, रिजिड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो गाइस ये क्या था? आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डैम था, ये समझ में आ गया होगा। देखो 5 तरीके का होता है, बेसिक हाइट के आधार पर होता है, मटेरियल के आधार पर होता है, ठीक है, यूज के आधार पर, और बियरिंग वाटर पर्पज के आधार पर, रिजिडिटी के आधार पर। ये आपको 2-4 वर्ड याद रखने हैं, आपका क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लीजिए, ये है, लिखिए थ्योरेटिकल सिलेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम का थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम,
थियोरेटिकल सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम, ठीक है। थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। देखो थ्योरेटिकल सेक्शन कैसे निकाल, क्या होता है, जैसे ये डैम है, ठीक है, और ये क्या है, रिजर्वायर है इसके पीछे, इसकी रिजर्वायर की हाइट कितनी है, h है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ तक वर्क कर रही है, ठीक है, और ये a हो गया, ये c हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसकी इंटेंसिटी यहाँ p काम करेगा, यहाँ पे w काम करेगा, और यहाँ पे इसका रिजल्टेंट r काम करेगा, ठीक है। पॉइंट d मान लिया मैंने, ठीक है। ये कहाँ पर है, इसकी हाइट ये h/3 होती है, h/3 पे वर्क करता है इसकी इंटेंसिटी, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। तो इसमें हम देखो क्या निकालते हैं, हम दो तरीके के मूवमेंट निकालते हैं, एक तो हम निकालते हैं ओवरटर्निंग मूवमेंट, एक निकालते हैं रिस्टोरिंग मूवमेंट। तो हेडिंग डाल दिया ओवरटर्निंग मूवमेंट, ओवरटर्निंग मूवमेंट p इंटू h/3, इसके लिए लेना p इंटू जितने p होगी h/3, ये होता है ओवरटर्निंग, जो इसको ओवरटर्न करेगा p करेगा, ठीक है, p इंटू h/3, ठीक है। और p की वैल्यू कितनी होती है गाइस, p की वैल्यू होती है रो h स्क्वायर बाय 2 इंटू g इंटू h/3 एज इट इज, ठीक है। ये होती है आपकी p की वैल्यू, ठीक है। ये कैसे आती है, ये आई है इसकी इंटेंसिटी, पानी की इंटेंसिटी, और पानी की हाइट हाफ पे काम करेगा, ठीक है, और जी इसका लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये होता है आपकी p की वैल्यू ओवरटर्निंग मूवमेंट। एक होता है रिस्टोरिंग मूवमेंट, रिस्टोरिंग मूवमेंट क्या होता है, रिस्टोरिंग मूवमेंट क्या होता है, W इंटू b/3, जो W है ये रिस्टोर करेगा इसको, W इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, b/3 और ये भी b/3, ठीक है भाई। तो W इंटू b/3 होगा, W की वैल्यू कितनी होगी, W की वैल्यू कैसे निकालोगे, W क्या होता है, वेट होता है, W बराबर mg होता है, हमने पढ़ा है W बराबर mg, m का मतलब होता है आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व गुना g। आयतन कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई इंटू 1, ठीक है, लेंथ इसकी 1 मीटर मान ली, इंटू जी, ये हो गया, इंटू रो जी। तो ये आ गया आपका W की वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ओवरटर्निंग मूवमेंट, यानी कि BH/2 इंटू रो जी। ये समझ में आ गया ओवरटर्निंग मूवमेंट और